वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर का जो यहाँ पे सॉल्यूशन किया जा रहा है उसी की सीरीज में यहाँ पे नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं। हम मॉडल पेपर 5th को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन 4 पार्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। वो आपको इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि अभी आपका एग्जाम का टाइम चल रहा है और इस पीक टाइम पे आपका मैं 1 मिनट भी खराब नहीं करना चाहता। तो आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको सिर्फ उसी क्वेश्चन को आपको देखना है, बाकी जिसमें प्रॉब्लम नहीं है उसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे कह रहे हैं, देखो समझो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कह रहे हैं फॉर स्लोटेड अलोआ द मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन। ये कह रहे हैं जो स्लोटेड अलोआ होती है उसमें चैनल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्लोटेड अलोआ होता क्या है। देखो सबसे पहले समझते हैं कि स्लोटेड अलोआ हमारा कंसेप्ट क्या होता है। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे जो स्लोटेड अलोआ कंसेप्ट की बात करूँ तो देखो जो हमारा इथरनेट होता है, इथरनेट के अंदर जब एक शेयर्ड चैनल को यूज करते हुए, देखो इथरनेट के अंदर जब शेयर्ड चैनल को यूज करते हुए डेटा को जो हम ट्रांसमिट करते हैं, इथरनेट के अंदर शेयर्ड चैनल में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं एक से ज़्यादा डिवाइस हमारे कनेक्टेड होते हैं और यहाँ पे क्या है, ये आपका एक शेयर्ड चैनल है। ठीक है, ये एक शेयर्ड चैनल है, तो मैं इसको कह रहा हूँ शेयर्ड चैनल। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे शेयर्ड चैनल के अंदर यहाँ पे हम डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, जैसे प्योर अलो हो गया, स्लोटेड अलो हो गया, CSMA हो गया, CSMA-CD हो गया, उसी का पार्ट में आता है स्लोटेड अलो। तो स्लोटेड अलो क्या कहती है कि हमारे जितने भी यहाँ पे स्टेशन होते हैं, जो भी स्टेशन कनेक्टेड होते हैं, सभी स्टेशन को, देखो सभी स्टेशन को हम डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। देखो इसका कंसेप्ट समझो पहले तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज को टाइम स्लॉट T1 है, टाइम स्लॉट T2 है, टाइम स्लॉट T2 T3 है, टाइम स्लॉट T4 है। यहाँ पे सपोज को स्टेशन S1 है, स्टेशन S2 है, स्टेशन S3 है। अब देखो पहले स्टेशन को सपोज को हमने टाइम स्लॉट 1 दे दिया, अगले को हमने टाइम स्लॉट 2 दे दिया, अगले को हमने टाइम स्लॉट 3 दे दिया। इससे क्या होता है कि स्टेशन अपनी बारी पे ही डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब है नॉर्मली आप समझो कि सपोज करो इस स्टेशन को हमने कह रखा है भाई तेरे को 10 बजे ही डेटा ट्रांसफर करना है, इसको हमने कह रखा है तेरे को 10:02 में डेटा ट्रांसफर करना है, इसको कह रखा है 10:04 में डेटा ट्रांसफर करना है। तो इस टाइप से अगर हम टाइम स्लॉट में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसकी मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन कितना होगा। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका स्लोटेड लॉ होता है, स्लोटेड लॉ में मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन होता है 36.8%। कितना होता है, 36.8% होता है। अच्छा यहाँ पे राइट आंसर देखो, यहाँ पे आंसर का देखा राउंड में दे रखा है, तो ध्यान रखना राउंड में यहाँ पे 36% इज द राइट आंसर। और अगर बात करें प्योर अलोआ की, देखो दूसरा कंसेप्ट होता है प्योर अलोआ, दूसरा कंसेप्ट होता है प्योर अलोआ। तो प्योर अलोआ के अंदर मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन कितना होता है, 18.4%। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्योर लॉ में 18.4 होता है और स्लोटेड लॉ में 36.8% होता है। दोनों ही हमारे पहले के समय में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके बारे में पूछा आप कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो बफरिंग इज द प्रोसेस, ये कह रहा है बफरिंग इज द प्रोसेस, बफरिंग एक प्रोसेस है ऑफ टेम्परेरी स्टोरिंग द डेटा। सही बात है भाई, बफरिंग के अंदर आप टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हो। ठीक है, अलाउ फॉर स्मॉल वेरिएशन इन डिवाइस स्पीड, ये सही बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। देखो बफरिंग क्या होता है, बफरिंग आपका क्या होता है, एक स्टोरेज एरिया होता है जहां पे क्या करते हो आप डेटा को टेम्परेरी स्टोर करते हो। टेम्परेरी स्टोर क्यों करते हो, क्योंकि अगर बाई चांस सपोज करो आपके स्पीड मिसमैच की वजह से अगर थोड़ा सा वेरिएशन आता है डेटा में, तो आपका वो बफरिंग की सहायता से हम क्या करते हैं डेटा को प्रॉपरली प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर कि यूट्यूब पे आप जब भी कोई डेटा को प्ले करते हो, मतलब वीडियो प्ले करते हो, तो आप जहां पे वीडियो देख रहे हो उसके आगे एक व्हाइट लाइन चली जाती है। तो जो व्हाइट लाइन आगे जा रही है इसका मतलब है कि आपके वहां पे अगर किसी टाइप का नेटवर्क कोई वेरिएशन भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो वो व्हाइट लाइन जो आगे चली जाए वो आपका बफर डेटा है। इसका मतलब है कि पहले ऑलरेडी आपके बफर में डेटा आ चुका है, तो थोड़ा बहुत नेटवर्क के वेरिएशन से यहाँ पे आपका जो वीडियो जो प्ले हो रहा है उसके बीच में किसी टाइप का गैप नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो तो यही सही है, करेक्ट आंसर पूछा यही सही है। बाकी देखो बफरिंग इज ए स्टोर्ड डेटा विद इन द ट्रांसमिटिंग मीडिया अंटिल द रिसीवर इज रेडी टू रिसीव, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बफरिंग इज द मेथड टू रिड्यूस द राउटिंग ओवरहेड, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा बफरिंग इज द मेथड टू रिड्यूस क्रॉस टॉक, नहीं। तो देखो बफरिंग का यहाँ पे यूज किसके द्वारा किया जाता है कि यहाँ पे हमारे स्मॉल जो वेरिएशन होता है उसको हटाने के लिए बफरिंग का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो ऑप्टिकल फाइबर द इनर कोर इज द क्लैडिंग। अच्छा देखो ध्यान रखना, इनर कोर के बारे में बात कर रहा है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो इनर कोर रियल में जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है, जहां पे आपके लाइट वे में जहां पे आपका डेटा ट्रांसफर होता है, ये आपकी इनर कोर होती है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, इनर कोर होती है, इनर कोर होती है। अब देखो अभी कह रहा है इनर कोर इज, तो देखो आपको ध्यान रखना मोर डेंस, क्या ध्यान रखना आपको, मोर डेंस देन द क्लैडिंग। तो आपकी इनर कोर होती है वो आपकी मोर डेंस होती है क्लैडिंग की कंपेरिजन में। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये कह रहा है
इन ए नॉइसली एनवायरमेंट द बेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम वुड बी। ये कह रहे हैं जो नॉइसली जो एनवायरमेंट होता है उसमें आपका बेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है। देखो नॉइसली एनवायरमेंट मतलब है कि अगर आप सपोज करो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करोगे, कोएक्सियल केबल यूज करोगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका डेटा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब वहां पे अगर कोई भी नॉइस की वजह से वहां पे डेटा के अंदर चेंजमेंट, या फिर मैं कह सकता हूं डेटा के अंदर आपके नॉइस शेड होने से डेटा की क्वालिटी चेंज हो सकती है। जबकि यहाँ पे आपकी एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, तो देखो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो आपकी सबसे बेस्ट होती है नॉइसली चैनल में। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर आपके क्या होता है, लाइट की फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नॉइसली चैनल में सबसे बेस्ट जो आपका होता है ऑप्टिकल फाइबर को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल तो आपके सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं नॉइस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो वो टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन मीडियम इज कोएक्सियल केबल। ये कह रहे हैं कोएक्सियल केबल आपका किस टाइप का कम्युनिकेशन मीडियम, तो आपको देखो नाम से पता है कोएक्सियल केबल, तो कोएक्सियल केबल किस टाइप का है भाई, ये गाइडेड है। किस टाइप का है? गाइडेड है। अच्छा गाइडेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गाइडेड का मतलब होता है कोई केबल होगी, तो हमारा किस टाइप का है, वायर्ड है। गाइडेड का मतलब यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं, ये किस टाइप का है, वायर्ड है। ये किस टाइप का आपका, वायर्ड है। तो राइट आंसर क्या होगा, वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये किस टाइप का है, वायर्ड टाइप का है। ओके, बी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो, What error would be the following function in the compiler। देखो कह रहा है आपसे एरर पूछ रहा है इसके बारे में कि आपको एरर क्या गिवन है। तो देखो समझो यहाँ पे प्रोग्राम समझो पहले। देखो एरर पूछ रहा है, देखो इंट आपको एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन के अंदर आपके पैरामीटर है इंटीजर ए इंटीजर बी। अच्छा उसके बाद अच्छा एक चीज ध्यान रखो, देखो फंक्शन के अंदर यहाँ पे आपके लोकल वेरिएबल, देखो ये आपके दोनों लोकल वेरिएबल है और ये भी आपका लोकल वेरिएबल है। तो देखो सेम नाम से मैंने क्या कर दिया, सेम नाम से सेम नेम से मैंने क्या ले लिया, दो लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, जो कि आपका क्या है, रॉन्ग कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइलर एरर पूछिए तो आपके सेम नाम से आपने डिक्लेयर कर रखा, तो समझो यहाँ पे कौन सा है। अच्छा यहाँ पे क्या है, री डिक्लेरेशन ऑफ ए को आपने री डिक्लेयर कर दिया, जो आपकी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी, ठीक है। आप ध्यान रखना री डिक्लेरेशन आप नहीं कर सकते, ऐसे एरर हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो लिंक स्टेट राउटिंग फ्लडिंग अलाउ, फ्लडिंग होते हैं, फ्लडिंग अलाउ टू चेंज टू बी रिकॉर्डेड बाई। देखो यहाँ पे जो लिंक स्टेट राउटिंग होती है, तो देखो राउटिंग के अंदर हमारे जो एल्गोरिथम की बात करें तो लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम क्या करती है, यहाँ पे कोई भी राउटर, देखो यहाँ पे सपोज करो हमारे बहुत सारे राउटर है नेटवर्क में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे राउटर जब नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी राउटर, यहाँ पे कोई भी राउटर अपनी स्वयं की टेबल को मेंटेन करने के बाद में उस टेबल को फ्लडिंग के थ्रू बाकी सभी राउटर क्या करता है, शेयर करता है। तो देखो जैसे आपकी डिस्टेंस वेक्टर थी, तो डिस्टेंस वेक्टर में राउटर हमेशा अपने नेबर राउटर को टेबल शेयर करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना लिंक स्टेट में राउटर सभी राउटर को, उस नेटवर्क में मौजूद सभी राउटर को अपनी टेबल को शेयर करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल राउटर। जो लिंक स्टेट है, देखो स्पेशल ध्यान रखना, इसमें बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, लिंक स्टेट राउटर में हमेशा सभी राउटर के द्वारा टेबल को शेयर किया जाता है फ्लडिंग के द्वारा, जो कि आपके ग्लोबल इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सभी राउटर के पास यहाँ पे ग्लोबल इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि भाई यहाँ पे कॉमन डेटाबेस कौन सी राउटिंग एल्गोरिथम होता है, तो आपको ध्यान रखना जो लिंक स्टेट राउटिंग है वहाँ उसमें क्या होता है, कॉमन डेटाबेस होता है सबके पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लडिंग के थ्रू सभी राउटर अपनी टेबल को बाकी सभी राउटर से शेयर करते हैं। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट आ रहा है डीएनएस इज यूज टू लोकेट द, देखो डीएनएस क्या करता है, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो भाई डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है आपका, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। अब देखो जो डोमेन नेम सिस्टम वो करता क्या है, डोमेन नेम सिस्टम आपको क्या देता है भाई, आपको आईपी एड्रेस देता है, किसका, यूआरएल का। जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है उसके बेस्ड पे आप क्या असाइन करता है, आपको आईपी एड्रेस असाइन करता है, ठीक है। तो डीएनएस का हमारा मेन काम ही ये होता है कि डीएनएस हमें आईपी एड्रेस असाइन करता है यूआरएल के बेस्ड पर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो द लॉस इन सिग्नल पावर एज द लाइट ट्रेवल डाउन इन द फाइबर। ये कह रहे हैं कि आपका जो सिग्नल पावर जो लॉस्ट होता है जब लाइट को ट्रेवल्स किया जाता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में, तो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अटेन्यूएशन। क्या कहलाता है, अटेन्यूएशन कहा जाता है आपको। तो ध्यान रखना आपका क्या कहलाता है, अटेन्यूएशन कहा जाता है। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो ये कह रहे हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होती है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका भाई एट्रीब्यूट हो सकता है, आपका नेम हो सकता है, ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट, नेम और ऑपरेशन तीनों क्या आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आप डिजाइन करते हो उसमें आपके एट्रीब्यूट, नेम या ऑपरेशन तीनों क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द टर्म पेज ट्रैफिक मतलब होता है भाई आप इन आउट का जो पेज होता है पेज ट्रैफिक। जैसे सपोज करो कि आप नॉर्मल अगर जैसे रोड पे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक मतलब होता है इन आउट जो व्हीकल्स हो रहे हैं वो आपकी क्या है, ट्रैफिक है भाई।
तो यहाँ पे पेज ट्रैफिक क्या होगा समझो, यहाँ पे कंसेप्ट समझो। नंबर ऑफ पेज इन मेमोरी एट द गिवन इंस्टेंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ द पेज रिक्वायर्ड टू बी बोथ इन द एट द गिवन पेज रिक्वेस्ट, नहीं ऐसा नहीं है। द मूवमेंट ऑफ पेज इन और आउट इन मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। जो पेज का मूवमेंट होता है, देखो ध्यान रखना, जो पेज का मूवमेंट होता है इन और आउट मेमोरी, मतलब मेमोरी से पेज का मूवमेंट जो इन और आउट होता है वो आप क्या कहलाता है, पेज ट्रैफिक कहलाता है। तो नॉर्मल आप समझ लो कि जैसे आपकी जो नॉर्मल जो आपकी कार वगैरह होती है तो वो आपके मूव करती है कहाँ पे, जैसे आपके रोड पे जब कार वगैरह मूव करती है तो वहाँ पे ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक का मतलब होता है कि आपके जो कार के द्वारा जो मूव किया जा रहा है, ठीक है, वो आपका क्या है, ट्रैफिक है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम आपका वही कंसेप्ट है। देखो नेक्स्ट समझो, ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ ए फाइल इज, फाइल में ब्लॉकिंग फैक्टर क्या होता है। तो देखो ब्लॉकिंग फैक्टर का मतलब होता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल आपके रिकॉर्ड कितने हैं किसी पर्टिकुलर फिजिकल फाइल में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड इन वन फिजिकल रिकॉर्ड, बिल्कुल सही बात है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ जो लॉजिकल रिकॉर्ड है, देखो टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड है किसी फिजिकल फाइल में, वो आप क्या कहलाता है, ब्लॉकिंग फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो देखो आपको ध्यान रखना, जो आपकी फाइल होती है, जो कोई भी आपकी पर्टिकुलर फाइल होती है, जो फिजिकल फाइल होती है, वो हमेशा जाकर स्टोर किस में होती है, ब्लॉक्स में स्टोर होती है। तो वहाँ पे कितने ब्लॉक्स को उसने ऑक्यूपाइड कर रखा है वो आपका क्या होगा, ब्लॉकिंग फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग। ये कह रहा है भाई शेड्यूलिंग पॉलिसी टाइम शेयरिंग, जब भी आपके टाइम शेयरिंग की बात करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेशन में हमेशा आपकी कौन सी होगी, राउंड रॉबिन। कौन सी होगी आपके, राउंड रॉबिन। आपको ध्यान रखना है जो राउंड रॉबिन है वो आपके टाइम शेयरिंग मोड पे क्या होती है, ऑपरेट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम क्वांटम असाइन किया जाता है और जैसे उसका टाइम क्वांटम कंप्लीट होता है उस प्रोसेस को रनिंग से रेडी में वापस से रनिंग से उसको रेडी में वापस प्लेस कर दिया जाता है और नए प्रोसेस को लाया जाता है रनिंग में, ठीक है। तो आपके हमेशा ध्यान रखना है राउंड रॉबिन आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट समझो, देखो पेज फॉल्ट आकर, देखो पेज फॉल्ट कब आकर होता है, देखो समझो, व्हेन द पेज इज करप्टेड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नहीं ऐसा नहीं है भाई। पेज फॉल्ट का मतलब होता है कि आपकी जो मेन मेमोरी रैम है वहाँ पे पेज मौजूद नहीं है तो आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा। द पेज इज इन मेन मेमोरी होगा तो पेज फॉल्ट क्यों होगा, नहीं होगा। द पेज इज नॉट इन द मेन मेमोरी, तो ध्यान रखना पेज इज नॉट, पेज आपका मेन मेमोरी में नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। तो पेज फॉल्ट क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। देखो समझो यहाँ पे, देखो LRU एल्गोरिथम, LRU मतलब होता है लीस्ट रिसेंट यूज। देखो LRU मतलब होता है लीस्ट रिसेंट यूज, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक। अब देखो जो लीस्ट रिसेंटली यूज होता है मतलब LRU होता है, यहाँ पे जो आपका LRU का जो कंसेप्ट होता है वो समझो। देखो क्या होता है, देखो पेज आउट पेज दैट हैज बीन यूज्ड इन रिसेंटली, पेज आउट पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड इन रिसेंटली, पेज आउट पेज दैट हैज बीन लीस्ट रिसेंटली यूज, बिल्कुल सही बात है, लीस्ट यूज रिसेंटली। तो आपके क्या है, जो सबसे पहले जो पेज यूज हुआ था उस पेज को रिप्लेस करना है। तो देखो यहाँ पे आपकी LRU क्या है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है जो क्या करती है भाई, सपोज करो कि आपकी रैम है तो रैम में अभी क्या है कि सभी जो आपके रैम की फ्रेम हो सारी की सारी फ्रेम फुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, नए पेज को रैम में लेके आना है। तो आपको जो ऑलरेडी आपके जो पेज आपके जो रैम में मौजूद है उसमें से किस पेज को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे जो आपकी LRU होती है वो आपको कहते हैं लीस्ट रिसेंट, मतलब जो सबसे पहले जो यूज हुआ था उस पेज को क्या करो, रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट। देखो वेरिएबल पार्टीशन जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है उसके अंदर आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि वहां पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपका आकर होता है, ठीक है, विद कॉम्पैक्शन। देखो यहाँ पे कॉम्पैक्शन एक टेक्निक्स होती है जो क्या करती है, देखो समझो वेरिएबल पार्टीशन तो क्या कहती है, वेरिएबल पार्टीशन ये कहती है कि यहाँ पे आपके सबसे पहले तो मेमोरी क्या होती है, पूरी आपकी फ्री होती है। जैसे जैसे प्रोसेस आते जाते हैं वैसे वैसे मेमोरी को हम फिल करते जाते हैं। अब सपोज करो कि यहाँ पे मैं आपको इसको डिवाइड कर रहा हूँ, समझो यहाँ पे एक बार सपोज करो ये कुछ मैं आपको यहाँ पे बिजी स्लॉट बता रहा हूँ और कुछ यहाँ पे आपको फ्री स्लॉट बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझो, देखो ये तो आपका बिजी स्लॉट है, ये तो कैसे आपका बिजी स्लॉट है, ये तो आपका बिजी होगा, और ये आपके फ्री स्लॉट है, ये आपके क्या है, फ्री स्लॉट है। अब देखो सपोज करो आपका फ्री स्लॉट एक कितना है, 100 KB का है, ठीक है, दूसरा कितना है 50 KB का है, और तीसरा कितना है 50 KB का है। अब देखो और आपका एक प्रोसेस आया जिसकी साइज कितनी है 200 KB है, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझो, देखो 200 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए मेरे पास सफिशिएंट मेमोरी तो है, 100 50 और 50 200 KB मेरे पास मौजूद तो है सफिशिएंट, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है, और जब तक ये कंटिन्यू नहीं है जब तक मैं इसको अलोकेट कर नहीं सकता, मतलब ये प्रोसेस को मैं अकोमोडेट कर नहीं सकता। अब यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे एक तो कंसेप्ट होता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या कहती है कि भाई जो फ्री है उनको एक जगह रख दो, जो बिजी है उनको एक जगह रख दो।
अब यहाँ पे कॉम्पेक्शन क्या होता है, आपका एक टाइप से क्या करना पड़ेगा, बाकी जो रनिंग प्रोसेस है उनको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, और यहाँ पे फ्री स्पेस को एक जगह करना पड़ेगा, बिजी स्पेस को एक जगह करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे जो आपके स्पेस तो अवेलेबल है, लेकिन इस तीनों के तीनों स्पेस क्या है, नॉन कंटिन्यूअस है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। देखो इस कंसेप्ट क्या कहते हैं, एक्सटर्नल, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। देखो ध्यान रखना, इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो हमारे पास मेमोरी तो मौजूद है लेकिन कंटिन्यूअसली मौजूद नहीं है, तो ये कंसेप्ट होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब देखो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम हटाने के लिए एक तो कॉम्पैक्शन यूज करते हैं और दूसरी टेक्निक यूज करते हैं नॉन कंटिन्यूअसली मेमोरी अलोकेशन, जिसमें हम पेजिंग वगैरह पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कॉम्पैक्शन के बारे में पूछता है, तो कॉम्पैक्शन क्या करता है, रिड्यूस ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल सही बात है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कौन, कॉम्पैक्शन। अच्छा, मिनिमम वेस्टेज, वेस्टेज क्या भाई, ये तो आपके डिस्टर्ब और करता है, तो परफेक्ट आंसर इसका ये होगा। ठीक है, सेगमेंट शेडिंग ऐसा कुछ नहीं है, तो परफेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। देखो स्पाइरल मॉडल इज डिवाइडेड इनटू टास्क। देखो ध्यान रखना, जो स्पाइरल मॉडल होता है ना वो आपके 4 टास्क में डिवाइड होता है। देखो कई बुक्स में आपको आंसर 6 मिलेगा, इसका गूगल पे ट्राई करोगे तो भी आपको कई जगह आपको आंसर 6 दे रखा है, लेकिन स्पाइरल मॉडल आपका 4 ही टास्क में डिवाइड होता है। जो रियल जो ऑथेंटिक बुक है उसमें क्या बताया गया, 4 पार्ट में डिवाइड होता है आपका। ठीक है, अच्छा स्पाइरल मॉडल में क्या हो, देखो यहाँ पे आपके क्या होता है, इस टाइप से आपको ऐसे करते हो ना स्पाइरल मॉडल में, तो देखो यहाँ पे ये आपका स्पाइरल मॉडल होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके ये जो बनते हैं ये आपके 4 पार्ट बनते हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, कस्टमर की, देखो यहाँ पे कस्टमर से क्या करो, रिक्वायरमेंट लो, उसके बाद क्या करो, रिस्क एनालिसिस करो, फिर डिजाइन करो और फिर नेक्स्ट फेज की प्लानिंग करो। ठीक है, तो ये आपका स्पाइरल मॉडल होता है। देखो विच 2 आर वैलिड कंस्ट्रक्टर फॉर थ्रेड, थ्रेड्स के लिए आपके वैलिड कंस्ट्रक्टर पूछा है, समझो। देखो भाई, अच्छा थ्रेड्स के लिए, देखो थ्रेड्स में जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है उसका काम क्या होता है, देखो थ्रेड क्या होता है, एक टाइप से एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। इसका मतलब है कि आपका कोई प्रोसेस है उसके अंदर हम थ्रेड क्रिएट करते हैं। ठीक है, जावा में हम थ्रेड क्रिएट करने के लिए आप डायरेक्टली यूज करते हो थ्रेड कंस्ट्रक्टर को, तो उसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट क्या क्या पास कर सकते हो। तो देखो ध्यान रखना, थ्रेड के अंदर एक रनेबल आर, बिल्कुल सही बात है, रनेबल आर का इंटरफेस, मतलब रनेबल आर को ऑब्जेक्ट दे सकते हैं और स्ट्रिंग उसका नाम दे सकते हैं, तो ये तो वैलिड है। अच्छा, बिना आर्ग्यूमेंट का थ्रेड कंस्ट्रक्टर होता है, ये भी वैलिड है। अच्छा, थ्रेड इंट प्रायोरिटी, नहीं ये नहीं होता, इंट प्रायोरिटी नहीं होती है, सिर्फ रनेबल भी अकेला दे सकता हूं, तो थर्ड रनेबल आर और थर्ड ग्रुप नहीं, ये नहीं दे, साथ में रनेबल अकेला दे सकता हूं, थर्ड रनेबल आर इंट प्रायोरिटी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो आपके वैलिड कौन से, देखो इसको नंबरिंग कर दो, यहाँ पे नंबरिंग मिस होगी, 1 2 3 4 और 5। अच्छा वैलिड कौन है, 1 और 2 वैलिड है आपका, क्या है 1 और 2 नंबर का यहाँ पे क्या है वैलिड है, 1 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो थर्ड के अंदर नॉर्मल आप रनेबल, सिर्फ रनेबल का आप ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हो, अकेले उसको पास कर सकते हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपका ए 1 और 2 यहाँ पे राइट है। अच्छा, ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोस्ट यूजफुल इन फाइनेंशियली प्लानिंग एंड कैलकुलेशन। देखो आपका जो फाइनेंशियली प्लानिंग और कैलकुलेशन का आपके सबसे ज्यादा इफेक्टिव सॉफ्टवेयर पूछा है, तो कह रहा है ग्राफिक्स, कम्युनिकेशन, डेटाबेस और स्प्रेडशीट। तो देखो जो आपका स्प्रेडशीट होता है, देखो जो आपका स्प्रेडशीट होता है, तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यहाँ पे देखो फाइनेंशियली प्लानिंग के लिए और यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन के लिए स्पेशल अगर आप बात करूं तो आपको स्प्रेडशीट रहेगा। देखो यहाँ पे डेटाबेस में कंफ्यूज मत होना, देखो डेटाबेस आपका सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करता है, तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी टास्क हो जाएंगी। देखो डेटाबेस ये काम कर सकता है, लेकिन डेटाबेस तो इसके साथ और सारे काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल आपसे पूछा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पेशल आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग और कैलकुलेशन पूछा है। तो आपने देखा होगा कि आपका जो एक्सेल होता है, जैसे आपने देखा होगा जो एक्सेल जो आपका होता है, तो एक्सेल में क्या होता है भैया, एक्सेल में क्या होता है, सारा अक्सर आपकी सीट्स बनती हैं, तो वहाँ पे आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। तो जो बड़ी जो कंपनियां होती है वो एक्सेल में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना, कैलकुलेशन करना, वो सारा परफॉर्म करती है, तो आपका स्प्रेडशीट इसका राइट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट, देखो प्रॉब्लम एनालिसिस इज डन ड्यूरिंग, ये कह रहा है प्रॉब्लम एनालिसिस आपकी कब आपकी आइडेंटिफाई की जाती है, फिर कब आपकी कंप्लीट की जाती है। तो देखो ध्यान रखना, सिस्टम एनालिसिस पे, देखो प्रॉब्लम एनालिसिस कहाँ पे, मतलब एनालिसिस करना, इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ गई उस प्रॉब्लम को एनालिसिस कब करते हैं, सिस्टम एनालिसिस फेज में करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सिस्टम एनालिसिस फेज में करते हैं। अच्छा देखो सुडो कोड, देखो समझो यहाँ पे, देखो सुडो कोड क्या होता है भाई, सुडो कोड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे लॉजिक होते हैं उन लॉजिक को इजी वे में समझाते हैं किसी कोड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। देखो पहली बात तो समझो, सुडो कोड लिखने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, बस ये है कि आपके जो लॉजिक होते हैं उन लॉजिक को यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लेन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अच्छा एक कंप्यूटर जनरेट रैंडम नंबर, नहीं गलत बात है। मशीन कोड, ये भी नहीं है। द प्रोटोकॉल यूज टू डेटा कम्युनिकेशन, नहीं ये नहीं है।
इजी वे टू कम्युनिकेट द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है कि आपका क्या करता है, कम्युनिकेट करता है लॉजिक के साथ, जो प्रोग्राम के लॉजिक होता है उसको कम्युनिकेट करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सूडो कोड की सहायता से जो प्रोग्राम के अंदर जो लॉजिक मौजूद है उसको हम इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां पे देखो, इन डेटा फ्लो डायग्राम एन ओरिजिनेटर और रिसीवर ऑफ द डेटा इज यूजुअली डिजाइन बाई, ये कह रहा है, तो ओरिजिनेटर और रिसीवर, डेटा फ्लो डायग्राम, देखो डीएफडी की बात कर रहा है। देखो डीएफडी के अंदर आपका क्या होता है, जो ओरिजिनेटर और जो रिसीवर होता है, जो आपके डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, ओरिजिनेटर और रिसीवर टू डेटा इज यूजुअली डिजाइन, तो यहाँ पे क्या होता है आपका स्क्वायर बॉक्स होता है। क्या होता है आपका, स्क्वायर बॉक्स होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होता है आपका स्क्वायर बॉक्स होता है। ठीक है, साथ में आपका क्या होता है, अच्छा जो सर्किल होता है वो आपको क्या बनाता है, जैसे सर्किल होता है, ये क्या बनाता है आपका, प्रोसेस को डिफाइन करता है। ये क्या डिफाइन करता है, प्रोसेस को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो एरर कैन बी फाउंड बाय आउटसाइड ड्यूरिंग, देखो कह रहा है कि आउटसाइड में एरर को कब फाइंड किया जाता है। तो देखो ध्यान रखना, आपका जो भी कोई सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है, आउटसाइड कब जाता है भाई, आउटसाइड टेस्टिंग के लिए कब जाता है, जब हम कौन सी टेस्टिंग करते हैं, बीटा टेस्टिंग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, जब बीटा टेस्टिंग करते हैं तो आपका जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर, उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट भेज जाता है, जिसको जहाँ पे रियल में यूज होगा। ठीक है, तो आपके बीटा टेस्टिंग के द्वारा आउटसाइड जो आपके जो भी एरर है वो फाइंड आउट की जाती है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो बेसिक पाथ टेस्टिंग, ये कह रहा है बेसिक जो पाथ टेस्टिंग होती है वो किसके द्वारा होती है। तो आपको ध्यान रखना व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। देखो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हम क्या इंटरनल स्ट्रक्चर को जानते हैं, जो भी हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको जानते हुए हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो उसे कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, अच्छा बेसिक पाथ टेस्ट करना है, इसका मतलब है कि आपके जो सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंप्लीटली प्रॉपर चल पा रहे नहीं चल पा रहे, उनके पाथ वगैरह टेस्ट करते हो, तो वहां पे बेसिक पाथ टेस्टिंग के लिए आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। देखो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 19, अच्छा 19 को दे रखा है और ये आपका 19 क्या माइनस है। अच्छा ये क्या है, साइन मैग्नीट्यूड। ओके, साइन मैग्नीट्यूड नंबर सिस्टम पूछा है। तो देखो एक्चुअली होता क्या है साइन मैग्नीट्यूड में, सपोज करो, देखो सबसे पहले तो 19 को देखो लिखते कैसे हैं, तो 19 क्या होता है 16 और 2 18 और 1 19, ये तो 19 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पे कितने बिट में दिया गया भाई, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट में दिया गया, इसको 8 बिट में कन्वर्ट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे एक कंसेप्ट समझो, देखो यहाँ पे जो आपके साइन मैग्नीट्यूड के द्वारा जो माइनस को रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए जो एमएसबी बिट होता है, जो एमएसबी बिट होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे 0 ना करके एमएस बिट का मैं क्या कर दूंगा, तो एमएस बिट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो एमएसबी बिट है ये आपको 1 रखना है, और ये जो एमएसबी बिट 1 है यही आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो आपका रिप्रेजेंट क्या करता है, ये आपका साइन मैग्नीट्यूड, ये आपका साइन मैग्नीट्यूड। अच्छा ये साइन मैग्नीट्यूड में 1 है, 1 का मतलब क्या होगा माइनस, 1 का मतलब क्या होगा नेगेटिव, 1 का मतलब क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, माइनस होगा 1 का मतलब। ठीक है, आपको ध्यान रखना 1 का मतलब माइनस होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर देखो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो देखो साइन मैग्नीट्यूड में जो माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हमारा एमएससी बिट क्या लेते हैं 1 लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो एमएससी बिट 1 ले, ये आपका क्या दिखा रहा है, ये आपके माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये जो लेक्चर सीरीज प्रोवाइड की जा रही है मेरे द्वारा मॉडल पेपर की, तो अगर आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं भी किया है तो भी आप इस लेक्चर सीरीज से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत अच्छे कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना अच्छे कंसेप्ट बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपकी जो सीरीज जो प्रोवाइड की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, अच्छा एक मैं ऑलरेडी पहले मैं इस चीज को बता चुका हूँ कि माइनर जो टाइपिंग मिस्टेक है, देखो माइनर टाइपिंग मिस्टेक आपने देखा होगा मेन एग्जाम में भी आ जाती है, मेन एग्जाम में कई क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना माइनर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। आप एक सोचो कि मैं आपके लिए मैं इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं अकेला आपके लिए इतना सारा काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप जो कमेंट्स करते हो जो भी आपके कोई जो छोटी मोटी जो टाइपिंग प्रॉब्लम हो वो आप पर्सनल मेरे नंबर पे कमेंट्स कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो पे कमेंट्स करके मुझे ऐसा बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूँ, और आपको कौन से थ्योरेटिकल टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वीडियो मुझे प्रिपेयर करनी चाहिए, तो वो वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो आपका वीडियो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको लेक्चर सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, कमेंट्स करके मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।